बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो आज हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है जो कि आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए भी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो चीज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास प्रोटोप्लास्ट। अगर हम देखें, प्रोटोप्लास्ट में तीन कंपोनेंट्स आते हैं। एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास न्यूक्लियस का है, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म का है। तो सेल के ये जो तीन कंपोनेंट हैं मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटोप्लास्ट को बनाएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो कंपोनेंट से मेनली मिलके बनता है। एक न्यूक्लियस से मिलके बनता है, और दूसरा याद रखिएगा साइटोप्लाज्म से। यानी अगर हम सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से निकाल दें, उधर से सेल वॉल को निकाल दें प्लांट सेल में, तो ये प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, और इधर जो है प्रोटोप्लाज्म में हम सेल मेम्ब्रेन को निकाल दें तो ये प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। ये कुछ इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आपके एमडी कैट के लिहाज से बन सकती हैं, और ये डेफिनेशंस भी बन सकती हैं और डिफरेंसेस भी बन सकते हैं। इसको आपने दिमाग अपने जहन के अंदर रखना है। अगर हम बात करें प्रोटोप्लास्ट की, तो प्रोटोप्लास्ट आप कहेंगे कि प्लांट के सेल वॉल के जितने भी कंपोनेंट हैं, प्लांट के सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं, उनके अगर हम सेल वॉल माइनस कर दें तो दैट बिकम प्रोटोप्लास्ट। यानी प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो सेल वॉल को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। एक और भी डेफिनेशन आपको वर्ड के अंदर भी लिख सकते हैं कि सेल विदाउट सेल वॉल। तो सेल विदाउट जो सेल वॉल है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। तो इसके अल्फाज क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसी तरीके से प्रोटोप्लास्ट में से जब हम माइनस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को, तो ये हमारे पास बन सकता है प्रोटोप्लाज्म। तो इसको डिफाइन करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज बेसिकली कॉल्ड क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसी तरह प्रोटोप्लाज्म से अगर हम माइनस कर दें किसको? न्यूक्लियस को, तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म बन जाएगा। इसी तरह साइटोप्लाज्म में से अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? साइटोसोल। और दैट इज मेजर डिफरेंस। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आप समझेंगे, मेजर डिफरेंस है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड किसके? साइटोसोल। तो अगर आपसे कोई पूछता भी है कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे जो फ्लूइड कंटेनिंग मेन रीजन हैं जिसमें तमाम मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं सिवाय सेल ऑर्गेनेल्स के, उसको आप साइटोसोल कहेंगे। और तमाम चीज़ें अगर जो है कलेक्टिवली अगर हम उसको कहें तो साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म है, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल ले लें या प्लांट सेल ले लें, तो ये देखें ये उसका न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान में जितनी भी स्पेस होगी, ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, इस स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, जिसमें मेन चीज़ क्या होगी? ऑर्गेनेल्स भी होंगी और दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। तो लिहाजा इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस
एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड के साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म की सिंपल हमारे पास डेफिनेशन हो गई है। एक बात और भी बताता चलूँ आपको कि जो साइटोप्लाज्म है दैट इज मेन पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मेन पार्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या लाइफ की बेसिस प्रोवाइड करने के लिए निहायत ही क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो चाहे आप सेल यूकैरियोटिक हो चाहे सेल प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ये उसका मेन कंपोनेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें दो ही सेल्स हैं हमारे पास, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो दोनों सेल के अंदर मैंने कहा ना साइटोप्लाज्म इज अ मेन पार्ट, मेन कंपोनेंट। तो वो मेन पार्ट मेन कंपोनेंट में डिफरेंस भी मौजूद है। नंबर वन अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, यानी ये जो है प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होगा। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। अगर कोई चीज़ एब्सेंट है किसी सेल के अंदर तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होंगी। ये आपने डिफरेंस याद रखना है और ये एमडी कैट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स इन साइटोप्लाज्म। तो आपसे वो पूछ सकता है क्या, अलग से साइटोस्केलेटन भी पूछ सकता है और इसके अलावा वो आपसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यानी दोनों कंपोनेंट भी पूछ सकता है। तो कोई एक भी पूछा जा सकता है। जो मेन चीज़ है वो साइटोसोल है। साइटोसोल जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि विदाउट ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा होता है ना दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। तो यहाँ पर चूंकि पानी ज़्यादा होता है, पहले ये मैं बात कर दूँ देन डेफिनेशन के पास जाएंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें 90% वाटर होता है और उसके अलावा साल्ट्स भी होते हैं। चूँकि 90% वाटर है, वाटर इज़ अ मेजर कंपोनेंट, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी वो सारी की सारी डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होंगी। तो लिहाजा हम इस पार्ट को यहाँ पे क्या कहेंगे, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, कि जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी वो पानी के अंदर क्या होंगी, डिज़ोल्व होंगी। इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस है ये। ग्राउंड सब्सटेंस में अगर आप एग्जांपल ले लें, जैसे ग्राउंड है क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, उसकी जो स्पेस है उसकी जो स्पेस है उसको हम ग्राउंड कहते हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्म की ये जो स्पेस है जहाँ पे फ्लूइड है, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के हैं, उसको हम इसीलिए ग्राउंड सब्सटेंस कहेंगे। ये जनाब दो तरह के सोल्यूशन बनाता है यहाँ पे, और सोल्यूशन जो है वो एक अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ट्रू सोल्यूशंस। तो एक टाइप ट्रू सोल्यूशन की है और अगर हम दूसरी टाइप देखें दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन में आपने याद रखिएगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl के आयंस मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें अमाइनो एसिड भी मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें शुगर्स, यानी शुगर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। तो ग्लूकोज जो है वो भी ट्रू सोल्यूशन के अंदर आएगा क्योंकि ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से अगर हम देखें सेकंड वन इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। और कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं ये सस्पेंशन बनाते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल लिपिड्स हैं। तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो कोलाइडल सोल्यूशन भी दो तरह का होता है, एक सोल और दूसरा क्या है हमारे पास
चल, अगर हम न्यूक्लियस को निकाल लें किससे, सेल से, तो अगर हम देखें तो दो एरिया बनते हैं सेल के, दो एरिया बनेंगे। एक एरिया बनेगा सेंट्रल, ठीक है जी, या इसको हम इनर भी कह सकते हैं, और एक एरिया जो है बनेगा सेल के साथ साथ, जिसको हम लोग यहाँ पर पेरिफेरल भी कह सकते हैं या आउटर रीजन भी कह सकते हैं। और आउटर रीजन जो है, या आप कह लें कि वो रीजन जो विद किसके हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो ये दो रीजन है। एक रीजन को यहाँ पे हम सोल का नाम दे देंगे, जिसको सेंट्रल का नाम दे रहा हूँ। एक को हम यहाँ पे जेल का नाम दे देंगे, जिसको हम पेरिफेरल रीजन कहते हैं। तो अगर हम इसका बेसिक डिफरेंस देखें तो दीज आर नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये कि गाढ़ा नहीं होता, ये पतला सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो विस्कस गाढ़ा होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और याद रखिएगा एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसकी वजह से जो है ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है किसके अंदर, इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा मैंने बता दिया सेंट्रल यानी इनर रीजन है, और दूसरा मैंने बता दिया आपको ये पेरिफेरल रीजन मींस के आउटर रीजन है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट जो फंक्शन हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला अगर फंक्शन यहाँ पे देखा जाए कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स को अगर हम क्या कर लें, कंबाइन कर लें किसके साथ, साइटोसोल के साथ, तो ये इक्वेशन कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से यूं भी बन सकती है, अगर आप उसको थोड़ा सा फोकस करके समझें कि साइटोसोल में अगर हम शामिल कर दें सेल ऑर्गेनेल्स को, तो दैट विल बी साइटोप्लाज्म। अगर इसी साइटोप्लाज्म में से हम ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दें तो ये क्या बनता है, साइटोसोल। तो लिहाजा ऑर्गेनेल्स जब बात करेंगे तो ओवरऑल साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास गोल्जी अपरेटस कॉम्प्लेक्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एसेट्रा सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, मौजूद होती हैं। जबकि हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के अंदर ये ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होंगी, राइबोसोम्स मौजूद होंगे उसके अंदर वैक्यूल्स, इसके अंदर वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, उसमें क्रोमेटिन बॉडी यानी न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब आ जाए प्रोसेसेस की बात करें। प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं साइटोप्लाज्म में? मेनली जो प्रोसेस होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, और जिसको आप लोग ट्रांसलेशन भी पढ़ गए हैं, यानी एमआरएनए जो मैसेज लेके आता है वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनाने के लिए, सारे का सारा काम जो है वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में भी हो रहा होता है और दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी हो रहा होता है। इसी तरीके से जो दूसरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, वो भी साइटोप्लाज्म में ही प्रोवाइड होता है, बड़ा एमटीकैट का। और वैसे पास पेपर जो फर्स्ट ईयर का है उसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि द साइट फॉर ग्लाइकोलाइसिस इज, तो इसका जो आंसर होगा, ये चूंकि सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, साइटोसोल। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिल्स की अगर हम बात करें तो पूरे साइटोप्लाज्म की बात करें, ऑर्गेनिल्स को निकाल दें तो प्रोसेस की बात करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसके अंदर होगा, साइटोसोल के अंदर होगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इसके फंक्शन देखें तो हमारे पास इसके जो फंक्शंस हैं नेक्स्ट वो है साइट फॉर मेटाबॉलिक पाथ।
कि ये जगह प्रोवाइड करता है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है कि वो रिएक्शन जो सेवरल स्टेप्स के अंदर होते हो, तो उनको हम क्या नाम देंगे, मेटाबॉलिक पाथवे। केमिकल रिएक्शन तो जस्ट सिंगल या दो स्टेप्स के अंदर होते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसको मेटाबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं कि हमारी बुक के अंदर चैप्टर 11 में ही दिया हुआ है कि ये वो रिएक्शन है जो 10 स्टेप्स के अंदर जाके क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइको ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लाइको हम यहाँ पे ग्लूकोज को कहेंगे, जबकि लाइसिस का लफ्जी जो मतलब होता है दैट इज स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग के मायने में आएगा। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम यूं डिफाइन करेंगे कि वो मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 2 पायरुवेट के अंदर टूटता है, उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस मेनली कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो मूवमेंट है दैट इज साइक्लोसिस, कि साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस भी होती है। अब साइक्लोसिस साइकिल से वर्ड जाहिर से निकला, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज्म में मूव करता है। क्यों मूव करता है, ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट किसे कहते हैं, वो मूवमेंट जो पानी की वजह से प्रोड्यूस, और हमने पढ़ा है कि 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर के अंदर लहरें स्ट्रीम्स प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसी या दूसरी छोटी ऑर्गन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, विद इन द सेल मूव करती हैं। तो इनकी इन मूवमेंट को या तो हम एक्टिव मैस मूवमेंट कहते हैं या तो हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। लास्ट जो फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दैट इज स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स। यहाँ पे जो है ना मैं फॉर लिख देता हूँ, स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल्स। केमिकल्स जो आपको बुनियादी तौर पर किसी भी रिएक्शन के लिए चाहिए, जैसे एटीपी है, न्यूक्लियोटाइड है, अमाइनो एसिड है, तो ये स्टोर करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें वैक्यूल भी जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, तो वो भी जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू हम पूरे सेल की बात कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म भी हम यहाँ पे पूरे सेल की बात कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले अपलोड कर देंगे, वो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके आंसर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया।